हेलो सर। बच्चे, आवाज आ रहा है सही बच्चों को? आफ्टरनून क्लास सही बच्चे को आवाज आ रहा है बढ़िया से? सचिन? यस सर, आ रहा है। ओके। तो प्रीवियस क्लास में सचिन हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाउ टू कंप्यूट बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी पर हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे। महिमा? यस सर। हाँ, आप सैलरी चैप्टर को पेज नंबर जो है सो सेकंड निकालिए। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आज जो है हम लोग का बच्चे, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय बोनस। ओके सर। कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बाद फिर हम अलाउंस पर चलेंगे। देखिए, बोनस क्या कहता है कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा जब एम्प्लॉई को सैलरी के अतिरिक्त, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, उससे एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट दी जाती है, बोनस दी जाती है, तो बोनस बेसिकली रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होता है बच्चे, ड्यू बेसिस पर नहीं। बोनस बेसिकली रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होता है, अर्थात जिस ईयर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से बोनस प्राप्त करेगा उसी साल का वो इनकम माना जाएगा। किसके लिए? एम्प्लॉय। अगर 90-20 में वो रिसीव किया तो 90-20 का टैक्स उसको क्या करना पड़ेगा? 2021 में देना पड़ेगा। 2021 में रिसीव किया तो उसको 22-23 में क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यानी बोनस बच्चे कभी भी ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होता है। बोनस जब भी होता है वो रिसिप्ट बेसिस पर होता है, और ये सैलरी के अतिरिक्त मिलता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को। समझ में आ गया? बाकी नोट्स तो है आप लोग के पास में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन फी एंड इंटरिम रिलीफ। महिमा? यस सर। हाँ, पढ़िए इसको। Commission fee may be based in the form of some percentage of sale or profit. It may be in the form of any fixed amount. समझ में आया कि कमीशन या फी जो होता है एक सर्टेन परसेंटेज बेसिस पर होता है कि चलो भाई आप को ये टारगेट दे दिए, इतना सामान आप बेच दिए, तो इस सामान को बेचने के एवज में हम आपको 5% 10% क्या करेंगे? मतलब कमीशन देंगे। ठीक है? यस सर। तो ये भी इनकम हुआ उस एम्प्लॉय के लिए। कहां से इतना आवाज आ रहा है जी? चलिए, नेक्स्ट है ओवर टाइम पेमेंट। अब मनीष बताओ, मनीष ओवर टाइम जानते हो? हाँ, मनीष बताएगा मुझे। बताओ मनीष, ओवर टाइम का क्या मीनिंग होगा यहाँ? सर ओवर टाइम पेमेंट मीन्स पहले पेमेंट देता है एक्स्ट्रा वर्क के लिए।
ऐसे ऐसे मत बताओ, ठीक से थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। सर वर्किंग पीरियड से ज्यादा जितना देर काम करता है उसको उसका जो पेमेंट आता है उसको ओवरटाइम। एग्रीमेंट समझते हो? एग्रीमेंट, डीड समझते हो? डीड, यस सर। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो भी डीड बना कि हाँ आपको हम 8 घंटे के लिए हायर कर रहे हैं, हम 8 घंटे के लिए आपको मैंने सैलरी देंगे मंथली, ठीक है। तो अगर किसी कारणवश वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर के यहाँ किसी को जैसा एक्स्ट्रा काम हो गया जिसको करने में समय क्या हुआ, 8 घंटे के बदले 9 घंटा लग गया, 10 घंटा लग गया, तो ये जितना एक्स्ट्रा टाइम लगा एम्प्लॉयर उस एक्स्ट्रा टाइम का क्या करते हैं, पैसा पेमेंट करते हैं उस एम्प्लॉय को। तो बच्चे ये एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, इनकम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इनकम तो कहीं ना कहीं टैक्सेबल होनी चाहिए। वो इनकम सैलरी हेड में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ओवर टाइम पेमेंट्स। समझ में आ गया? और एक पॉइंट और आपका इसमें दिया हुआ है एन्युटी। एन्युटी का मतलब यहां पर क्या कहता है कि एन्युटी जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एक एनुअली कंट्रीब्यूशन है जो प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, और ये सैलरी हेड में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। लेकिन यदि इसका पेमेंट वर्तमान यानी प्रेजेंट एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है तब तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है तो फिर वो क्या होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल, टैक्स तो लगेगा ही लेकिन सैलरी हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सैलरी हेड में नहीं होकर के वो क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस सैलरी एंड एरियर ऑफ सैलरी। अब इसका मीनिंग हमको बताएंगे साहिद, आप बताओ। साहिल, शाहिद अली, रोल नंबर 2। ऑन करो बच्चे आप लोग, निकिता, प्रेरणा, बच्चे कैमरा अगर ऑन नहीं होगा तो हम रिमूव कर देंगे ग्रुप से, तो देख लीजिए बाद शायद में माइक बंद कर दो। टाइम में हवा फूक रहे हो क्या? चलो, तो ये समझ में आया, ये क्या पॉइंट है, एडवांस सैलरी। देखो एडवांस सैलरी या एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है और खुदा न खास्ता हो करे कि मतलब अगर उसको पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई तो वो किसे लेगा, कहेगा सर मेरा 2 महीना का सैलरी जो है सो थोड़ा पहले ही दे देते तो बड़ी कृपा होती। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस सर। तो यदि कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से नेक्स्ट मंथ का सैलरी करंट मंथ में ले लेता है तो यह क्या होगा, उस एम्प्लॉय के लिए एडवांस सैलरी कहलाएगा। और फिर वो क्या है, अरियर्स इन सैलरी। क्या हुआ, समझ में आया जी? या
पिछले साल सैलरी नहीं दिया गया था, वो सैलरी इस साल मिल रहा है। तो जिस साल सैलरी मिलता है वह सैलरी कहते हैं, ये एडवांस मिलता है पैसा। एडवांस मतलब वो हुआ कि अगले मंथ का इस मंथ में मिल गया, या ड्यू का मतलब क्या हुआ कि पिछले मंथ का इस मंथ में मिल गया। तो पिछले मंथ का अगर इस मंथ में मिल गया तो जिस मंथ में वो मिलता है बच्चे वो टैक्सेबल होता है। क्या एक एम्प्लॉय के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये रिशु कुमार रोल नंबर 31 है कोई क्या? यस ऋषु ऋषु कुमार हम लोग, हाँ सर हम लोग का ही होगा। कौन दूसरा नाम से आईडी सब कुछ लिखता नहीं है ये? हाँ तो सर शायद हम लोग का नहीं होगा, समझ दीजिए। ये समझ में आ गया? एडवांस सैलरी ये समझ में आया? नेक्स्ट, अब एनुअल, ये भी आरपीएफ है। दिव्या कहां से ये आवाज आ रही है? पंखा घूम रहा था सर। आवाज म्यूट कर लीजिए। हाँ, बाकी इसमें पढ़ेंगे आप लोग बच्चे। हम नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छा एक पॉइंट और है इसमें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, इसका मतलब क्या हुआ? यानी इंप्लॉय के द्वारा जो छुट्टी नहीं लिया गया, मतलब उस दिन भी वो काम किया है, तो उस काम के बदले में जो इंप्लॉयर के तरफ से इंप्लॉय को पैसा क्या होता है, मिलता है, उसी को हम लोग इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कहते हैं। क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं उसको सर्विस के दौरान तरह तरह के मतलब क्या होते हैं, हॉलीडेज दी जाती है। जैसे मेडिकल लीव दिया जाता है, कैजुअल लीव दिया जाता है, अर्न लीव दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे कि वहां पर कहेंगे कि चलो भाई, अगर आपको अर्न लीव मिल रहा है और आप अर्न लीव नहीं ले रहे हैं, उसके बदले में आप काम पर आ रहे हैं, छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो उस काम पर आने के एवज में आपको क्या पैसा मिलना चाहिए। तो यही होता है इनकैशमेंट ऑफ क्या, अर्न लीव। और ये सैलरी हेड में क्या है, टैक्सेबल है। और अगर उस अमाउंट को वो एम्प्लॉय चाहता है कि हम इस अमाउंट को रिसीव करने ले हम आगे के लिए नहीं रखें, तो वो अमाउंट जो रिसीव करेगा एम्प्लॉय, वो उसके लिए क्या होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल है। इसका हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे हम लोग इसका कैलकुलेशन भी समझेंगे। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जब इसका नेक्स्ट रिटायरमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें कंप्यूटेशन भी समझेंगे इसको कि हाउ टू टैक्सेबल अर्न लीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में लिखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अलाउंस। लिखो तो बच्चे, सभी बच्चे लिखेंगे अलाउंस। Allowance is a fixed amount, fixed monetary amount लिखो। Allowance is a fixed monetary amount
paid by the employer fixed monetary amount paid by the employer to the employee paid by the employer to the employee for meeting some particular expenses for some meeting some particular expenses, whether personal or for the performance of his duties. Sir, for meeting some particular expenses, repeat कीजिएगा तो. हाँ, फिर से पढ़ो एक बार सुयस. So for meeting some particular expenses था ना वहाँ से. A meeting some particular expenses, whether personal or for the performance of his duties. These allowances are generally taxable and are to be included in the gross salary. These allowances are generally taxable and are to be included in the gross salary gross salary unless a specific exemption included in the gross salary unless a specific exemption has been provided in respect of any such allowance. लिख लिए. अब लिखिए, there are 3 types of allowance. There are 3 types of allowance. रिशु कैमरा ऑन करो तो. रिशु कुमार. सर उसका नेट नहीं चल गाँव में ना. अच्छा सर गाँव में सर. ओके, बोर्ड पर देखिए. There are 3 types of allowance. फर्स्ट लिखेंगे बच्चे, there are 3 types of allowance. फर्स्ट लिखिए fully exempted allowance. fully
exempted allowance, fully exempted allowance. सेकंड लिखिए पार्शियली, fully and partially taxable allowance. और तीसरा लिखिए fully taxable allowance. fully taxable अब इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो पढ़ने पढ़ने लिख लिए। लिख लिए बच्चे। सबसे फर्स्ट क्या है देखो यहाँ पर कि फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस मतलब वो अलाउंस जिस पर कि कोई टैक्स नहीं, बच्चे कैमरा ऑन करो, वो अलाउंस जिस पर कि कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, सिंपल। और पार्शियली अलाउंस मतलब क्या, जिसका कुछ परसेंटेज टैक्सेबल होगा, कुछ परसेंटेज क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। और फुली टैक्सेबल अलाउंस मतलब जिस पर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, सिंपल। तो जो अलाउंस या जिस अलाउंस पर 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं देना पड़े वो होता है फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस। वो अलाउंस जिस पर सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो हो जाएगा पार्शियली अलाउंस। और वो अलाउंस जिस पर पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, वो आ जाएगा आपका किसमें, टैक्सेबल अलाउंस। खुशी जब जब बोलते हैं तब तो कैमरा ऑन कर लेता है, फिर बंद कर देता है जी। समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. चलो अब इसमें सबसे पहला लिखो कौन है, फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस। कुछ कुछ नाम हम लिखवा देते हैं एग्जाम्पल में। लिखिए फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस में लिखिए फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस। फॉरेन और ओवरसीज, इसका मतलब समझ में आया। अब इसको डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे समझा देते हैं, समझिए। फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस का मतलब ये हुआ कि अब मनीषा मान लो कि भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। अब मनीषा चली गई कहाँ, कनाडा में, भारत सरकार के मतलब क्या कहते हैं, राजदूत होता है ना जी।
तो इस प्रकार के जो आएंगे, अब तो भारत सरकार की तरफ से इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विदेश में काम कर रही है, विदेश में रह रही है, तो कुछ भी इस तरह का जो एक्स्ट्रा जो नॉर्मल एम्प्लॉय है भारत सरकार का, और एक एम्प्लॉय क्या है कि यहाँ से अदर कंट्री में है ना, विदेश में रह करके सेवा प्रदान कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस, और ये टैक्सेबल नहीं है। ये जो पैसा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है इनको अपने देश के प्रतिनिधित्व करने के एवज में, ठीक है, तो फिर उस वो अलाउंस टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, स्पेशल अलाउंस फॉर, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, special allowance for reimbursement 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 of expenses spent for official duties. जैसे आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ड्यूटीज है, आप उस ड्यूटी को निभाने के क्रम में जो भी कुछ खर्च हो जाता है, उस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा, उस सरकार हो या फिर मान लो हम सरकारी कहा जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो बेसिकली ये मिलता है, तो वो टैक्सेबल इनकम है उस एम्प्लॉय के लिए, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो सैलरी में टैक्सेबल, उसको टैक्स नहीं लगता है। इसमें ABCD करके 4-5 लिख लीजिएगा, तो लिखिए ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर लिखिए डेली अलाउंस, सर फर्स्ट क्या था? ट्रैवलिंग अलाउंस, और एक है कन्वीनियंस अलाउंस, उसके बाद लिखिए हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस के बाद लिखिए एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, और एक लास्ट में है अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। allowance to High Court and Supreme Court judges. Allowance to High Court and Supreme Court judges. चलिए अब लिखिए पार्शियली अलाउंस,
पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस, ये फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो गया बच्चे। थोड़ा इसको पढ़ेंगे आप लोग। देखिए पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस, ये देखिए इसका मतलब मीनिंग नाम से ही क्लियर है कि पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस का मतलब ये हुआ कि कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जिस पर कि कुछ टैक्स लगता है और कुछ टैक्स लगाना क्या रहता है, बाकी होता है, मतलब नहीं लगता है, सॉरी, कुछ टैक्स लगता है कुछ टैक्स नहीं लगता है। उसका एक एग्जम्प्टेड लिमिट है कि हाँ भैया इतना तक होगा तो इतना तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा है तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये सब अलाउंस आता है किसमें, एग्जम्प्टेड अलाउंस में, सॉरी पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस में, जिसमें सबसे पहला नाम है हाउस रेंट अलाउंस। सबसे फर्स्ट लिखेंगे बच्चे हाउस रेंट अलाउंस। क्योंकि छोटा छोटा वर्किंग सैलरी चैप्टर इसीलिए कहता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका इतना वर्किंग नोट रहता है ना इसमें। हाउस रेंट अलाउंस, इसको पढ़िए तो महिमा एक बार। Yes, sir. हाँ, इसको रीड कीजिए। Yes, sir. हाउस रेंट वाला ना, हाँ, ये सेक्शन 10(13)A में है। इफ द एम्प्लॉय हैज हिज ओन हाउस, हाउस रेंट अलाउंस शैल बी फुली टैक्सेबल। If the employee is living in a rented house, in this situation, list of following three amounts shall be exempted, and remaining amount after deduction exempted amount from received house rent allowance shall be included in salary. तीन कंडीशन है इसका। एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर रिलेटेड पीरियड, या एक्सेस अमाउंट ऑफ रेंट paid over by 10% of employee's salary for related period. Place of services and place of living may be different. An amount of equal to 50% of employee's salary if the employee lives in Delhi, Mumbai, Kolkata or Chennai. If the employee lives in other city, then 40% of salary will be taken. समझ में आया? कोई बच्चे बता सकते हैं? बोलो बच्चे। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को अगर इस प्रकार के अलाउंस प्रोवाइड करता है तो वो कहता है ठीक है, अगर आपको तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट करेंगे और बाकी आपका क्या होगा, टैक्सेबल। जैसे स्टार्ट करने क्लास जब स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम बताए थे ना कि 10,000 रुपया टोटल रिसीव किए और मान लो इसमें से 4,000 रुपया एग्जम्प्टेड है, तो इसका मतलब टैक्सेबल कितना होगा, 6,000 रुपया। तो एक डिजिट तो मुझे पता है, दूसरा और तीसरा डिजिट में से कोई एक निकल जाएगा कि हाँ इसमें एग्जम्प्टेड इतना है या हाँ इसमें टैक्सेबल इतना है। तो टैक्सेबल रहेगा तो एग्जम्प्टेड निकल जाएगा, एग्जम्प्टेड रहेगा तो टैक्सेबल निकल जाएगा। तो अब मेरे को अब देखिएगा 3 पॉइंट कर रहा है इसमें। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि रेंट पे एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, वो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कितना हाउस रेंट अलाउंस के रूप में रिसीव कर रहा है। दूसरा है रेंट पेड ओवर इन एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का जो 10% होगा उससे जितना ज्यादा वो रेट देगा। और तीसरा है कि 40% या 50%।
40% है, पहले तो 50% समझ लीजिए। 50% है मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होता है, Yes, ये sir. आपका 50% है और रेस्ट ऑफ इंडिया में 40% है। ओके बच्चे, और इसका प्रैक्टिकल सम जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आज भर के लिए इतना ही आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। Any more question? Okay, बच्चे, thank you all of you. थैंक यू सर। जी सर।